बच्चे की डिलीवरी होने के बाद के जो पहले 6 हफ्ते होते हैं, उनको हम पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। अक्सर जब बच्चा जन्म लेता है, तो जितना इम्पोर्टेंट बच्चे का ध्यान रखना होता है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ की सेहत का ध्यान रखना। लेकिन अक्सर जो मॉम्स होती हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और उनके ऐसे बहुत से सवाल होते हैं, जिनके जवाब उनको नहीं मिल पाते। तो आज के हमारे सेशन में हम आपको बताएँगे कि मदर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है और उनके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन पूरा एंड तक देखिएगा। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम केयर की, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना धवन। डॉक्टर अर्चना धवन एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर अर्चना, वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर नेहा खंडेलवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। हेलो डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा। डॉक्टर तृप्ति रहेजा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। हेलो डॉक्टर तृप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में। थैंक यू वेरी मच। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अर्चना आपसे है, जब हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद की, तो मदर्स की जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी में किस तरह के फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? एक डिलीवरी के प्रोसेस में ऑब्वियसली एज वी ऑल नो एक इंसान से एक और इंसान पैदा होता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यूट्रस का साइज बहुत एनलार्ज हो जाता है, ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, स्किन के टेक्सचर में, स्किन की इंटेग्रिटी में चेंजेस आते हैं, वेट गेन होता है, स्पाइन का कर्वेचर चेंज होता है, बोन्स की इंटेग्रिटी में ऑल्टरेशन आती है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन रिक्वायरमेंट बच्चे की, तो उससे माँ के स्टोर्स डिप्लीट होते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, तो हीमोडाइल्यूशन, ब्लड में रिलेटिवली आयरन कंटेंट कम हो जाता है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, तरह तरह के फिजिकल चेंजेस हेयर के टेक्सचर में, स्किन के टेक्सचर में, एंड प्लस ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट एक इमोशनल टेंजेंट इसका कि आप माँ बन के ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, आप एक इंसान को बड़ा करेंगी, पालेंगी, पोसेंगी, तो बहुत सारा कुछ, एक पूरा फिजिकल और इमोशनल रोलर कोस्टर, ऐसा मैं इसको बोलूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। अब मैं डॉक्टर नेहा आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं सी सेक्शन की या पेरिनियल पेन की, तो ये जो पेन होता है वो किस तरह का पेन होता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। राइट, सो थैंक यू वर्षा, बट मेरा फर्स्ट द आंसर दैट आई वांट टू गिव इज पेन इज अ परसेप्शन। सो ऐसा कोई पिक्यूलियर पेन नहीं है जो व्हिच हैपेंस टू एवरीवन। और आजकल वी फॉलो ऑल एनहांस्ड रिकवरी टेक्निक्स। सिजेरियन के बाद भी हम अपने पेशेंट्स को 6 घंटे में खड़ा कर देते हैं। आजकल एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते। डिस्चार्ज के टाइम आजकल हमारे डिस्चार्ज पेपर्स में पेन किलर्स भी मेंशन नहीं होते, बिकॉज हम अर्ली मोबिलाइजेशन पे इंसिस्ट करते हैं। बट फिर भी यस, देयर कैन बी सम अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। सिजेरियन के बाद यूजुअली क्या होता है कि इनिशियली आफ्टर 6 to 8 आवर्स जब हम पेशेंट को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो बिकॉज दे हैव बीन लाइंग डाउन फॉर द लास्ट 8 to 10 आवर्स, उनको काफी खिंचाव महसूस हो सकता है उस जगह पे जहां पे हमने सिजेरियन का कट दिया है। बट मैं सभी दर्शकों से एंड व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि डू नॉट वरी अबाउट दैट पेन। उस पेन को आपके लिए खड़े होने की एक रुकावट ना समझें। सो पेन किलर्स आपको हमेशा राउंड द क्लॉक मिलेंगे फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में। थोड़ा बहुत खिंचाव या पेन अगर आपको स्टिच लाइन पे इसके बावजूद फील होता है, तो भी हिम्मत करके खड़े जरूर हुए। जितना जल्दी आप मोबिलाइज करेंगे, उतना जल्दी आपका पेन सेंसेशन कम हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, और अगर उसमें नॉर्मल डिलीवरी में आपको डिलीवरी के समय नीचे के हिस्से में प्राइवेट पार्ट्स में अगर एपिजियोटमी नाम का एक कट मिला है, तो जनरली कुछ लोगों को डिलीवरी के बाद उस कट लाइन पे, एपिजियोटमी साइड पे पेन महसूस हो सकता है। उसके लिए भी आजकल हम इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी आइस पैक्स और वी गिव इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑल दीज थिंग्स वी गिव, पेन किलर्स भी हम देते हैं ताकि आपको कंफर्ट मिले और कम से कम हम पेन आपको दें। तो उसके लिए भी माय आंसर इज कि थोड़ा बहुत अगर आपको इन स्पाइट ऑफ द पेन किलर्स, इन स्पाइट ऑफ द सिट्स बाथ, इन स्पाइट ऑफ द आइस पैक्स दैट वी गिव यू, अगर आपको थोड़ा बहुत पेन हो, तो भी डू नॉट लेट इट स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग।
जितना जल्दी आप मोबिलाइज करेंगे उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे. पेन इन बोथ केसेस ऑफ डिलीवरी, चाहे सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, यू कैन हैव सम पेन फॉर 24 to 48 hours, बट बिलीव मी, जितना जल्दी आप मूव करोगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे. एंड बहुत सारे पेशेंट्स आजकल आफ्टर 3 days, आफ्टर 2 days ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल कोई पेन किलर्स भी यूज नहीं करते एंड दे डू प्रीटी वेल. थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा. आपने अभी जो पेन मैनेजमेंट पे जो ट्रिक्स हमारे साथ शेयर किया, आई थिंक कि काफी सारे मॉम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है. अब मेरा सवाल डॉक्टर तृप्ति आपसे है, जब हम बात करते हैं कि मदर्स की जब डिलीवरी होती है तो उनको स्टिचेस भी लगाए जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो कोई मूवमेंट करती हैं, कुछ होता है तो स्टिचेस के खुलने का डर भी रहता है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई ऑइंटमेंट्स है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए, स्टिचेस का खुलना एक बहुत ही अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बट इट डज हैपन समटाइम्स. यूजुअली इसका कारण इन्फेक्शन होता है, तो हमें इन्फेक्शन को बहुत अर्ली स्टेज में पिकअप कर लेना है. अगर कोई इन्फेक्शन है जिसका कि नॉर्मली साइन होता है कि आपको फीवर आ रहा है, या पूरी बॉडी में वीकनेस, लिथार्जी लग रही है, या स्टिच वाले एरिया पे कोई रेडनेस है, पेन कुछ बढ़ता जा रहा है, एंड मे बी स्टिच वाले एरिया से पस निकलती हुई आपको दिख रही है, अगर ऐसा कोई साइन है तो आप समय रहते अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए. ओके. सो जस्ट इन केस कोई इन्फेक्शन है तो उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना इम्पॉर्टेंट है, और अर्ली स्टेज में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है. अगर अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट ले लिया जाता है तो स्टिचेस के खुलने का डर नहीं रहता है. सो ऑइंटमेंट नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन का पेशेंट है तो हम उन्हें एज अ रूटीन फॉर इनिशियल 7-8 days के लिए ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए देते हैं. तो जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, वो आप रेगुलरली लगाइए. और अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया कि आजकल एंटीबायोटिक्स रूटीनली नहीं दिए जाते हैं प्लांट सिजेरियन के केसेस, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, इन्फेक्टेड केसेस होते हैं. सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो आप उन्हें प्रॉपरली लें, पूरी कोर्स में लें, और जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब किए हैं अच्छे से लें. और मीनवाइल जब आप घर पे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा साइन लग रहा है कि स्टिचेस में पेन ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है पेन, रेडनेस लग रही है, या आपको फीवर आना शुरू हो गया, पर्टिकुलरली अगर आपका फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जा रहा है, तो अर्ली स्टेज में ही आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, जिससे स्टिचेस के खुलने का खतरा ना रहे. ओके. डॉक्टर तृप्ति, अगर हम स्टिचेस की बात करें तो इनको यूजुअली हील होने में कितना टाइम लगता है? स्टिचेस को हील होने में देखिए, इनिशियल हीलिंग में 7-8 days में इतनी सफिशिएंट हीलिंग हो जाती है 40-50% कि हम स्टिचेस को, स्किन के स्टिचेस को रिमूव कर देते हैं. बट कंप्लीट हीलिंग में ऑलमोस्ट 6 to 8 weeks का समय लगता है. तो हम आपको जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना या कुछ भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की एक्टिविटी एडवाइस करते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको 6 हफ्ते का समय लेना चाहिए. 6 हफ्ते होने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लाइक रेपिटेशन, मूवमेंट हम सजेस्ट करते हैं कि बहुत जितना जल्दी हो सके आप सिजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद मूवमेंट शुरू करें. बट सिजेरियन के बाद इन पर्टिकुलर आप मूवमेंट कर तो रहे हैं, बट एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. आपको इनफ रेस्ट लेना भी जरूरी है, ओवर एक्सर्ट आपको नहीं करना है. और मूवमेंट करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इस पोस्चर में उठें या बैठें कि आपके स्टिचेस पे प्रेशर ना पड़े. जैसे अगर आप लेटे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप साइड में सपोर्ट लेके किसी चीज को पकड़ के थोड़ा सा उठें, जिससे डायरेक्टली स्टिचेस पे प्रेशर ना आए. बिकॉज 6 weeks का समय लगता है स्टिचेस को इतना पक्का हील होने में कि किसी तरह का उसका डैमेज का खतरा ना रहे. सो अप टू 6 weeks आपको ध्यान रखना है, उठते समय, बैठते समय, चलते समय. लिसन टू योर बॉडी. जब भी आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आपके स्टिच के एरिया में पेन बढ़ा रही है, तो उस एक्टिविटी को करने से आप बचें. तो यू शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड एक्टिविटी. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर तृप्ति, जो आपने हमारे साथ इंसाइट शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब डॉक्टर अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर तृप्ति ने पोस्टपार्टम इन्फेक्शन की बात की थी,
तो क्या ऐसे सिग्नल्स होते हैं, क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई तो इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, स्पेशली जो मदर्स हैं, ताकि वो उनका टेक केयर कर सके? बॉडी में इन्फेक्शन डिलीवरी के बाद यूजुअली 2 पोर्टल्स पे हो सकता है। एक ऑफ कोर्स अलोंग द स्टिच लाइन, वेदर वो सी सेक्शन की हो या वजाइनल डिलीवरी की एपिजियोटमी साइट हो, या एंड दूसरा पोर्टल ब्रेस्ट होता है। तो पहले स्टिच लाइन या स्टिचेस की बात करें, अगर आउट, जैसे डॉक्टर तृप्ति ने कहा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन हो, आपको स्टिच लाइन पे बहुत ज्यादा दर्द हो, वो एरिया आपको लाल दिखे, छूने को गर्म दिखे, या आपको लगे कि वहाँ एक बॉगीनेस या स्वेलिंग है, तो वो एक कॉज फॉर कंसर्न हो सकता है। या वहाँ से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, ब्लड स्टेन, या वैसे नॉर्मल वाइटिश डिस्चार्ज भी निकल रहा है यदि, और ये अप्लाई दोनों चीज़ों को करेगा, स्किन स्टमक के स्टिचेस को भी, सी सेक्शन के भी, और एपिजियोटमी के स्टिचेस को भी। उसमें से अनयूजुअल डिस्चार्ज कुछ लगे, सिवियर पेन प्लस फीवर एक सबसे ज्यादा अर्ली साइन या वार्निंग साइन। अगर यदि 99.4 फीवर पोस्टमार्टम बहुत लोगों को हो सकता है, पर 100.4 से ज्यादा यदि बुखार है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो बुखार है, रेडनेस है, पेन है, मूवमेंट पे डिफिकल्टी, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, स्टिच लाइन के ऊपर बॉगीनेस है, तो कुछ ये वार्निंग साइंस। लोअर पेल्विस में आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन है, यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा दर्द है, या डेफिकेशन के मोशन करते हुए बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन दर्द है, बार बार यूरिन आ रहा हो, यूरिन में जलन हो, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, जो भी पोस्ट डिलीवरी बोथ नॉर्मल या सिजेरियन के बाद कॉमन हो सकता है। प्लस इसके अलावा ब्रेस्ट, जो बहुत ऑफन मिस होता है और बहुत अंडररेटेड ऑर्गन होता है, पर ये भी बुखार का एक बहुत कॉमन कारण होता है। तो यदि आपके ब्रेस्ट पे दर्द है, या सडनली एरिया कुछ हॉट या वार्म लगने लग रहा है, हार्ड हो गई है ब्रेस्ट एकदम, या बच्चा सक नहीं कर पा रहा, बहुत माँ को पता नहीं चलता, उसको सिर्फ यही कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा, मैं अभी तक तो अच्छा सक कर रहा था, पर कुछ घंटों से वो सक नहीं कर पा रहे हैं। देन आप यू गो बैक एंड चेक द ब्रेस्ट, तो रियलाइज होता है कि ब्रेस्ट में मिल्क एंड गॉर्ज बढ़ता जा रहा है और ठीक तरह से लेटिंग नहीं कर पा रही मदर। तो इसके चलते ब्रेस्ट हार्ड होती है बच्चे का, क्योंकि एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, छोटा होता है, वो सक करने में उसको एफर्ट लगती है, वो सक करना छोड़ देता है, और वो एक विशियस सर्कल बन जाता है। इसके अलावा रेयर साइट्स ऑफ इन्फेक्शन जिनको हम कभी भी नकार नहीं सकते, खांसी हो गई, चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, स्पेशली पोस्ट सी सेक्शन, ये चीजें हो सकती हैं। डायबिटिक मदर्स में कहीं पर भी इन्फेक्शंस होना कॉमन होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको माँ को यदि डिलीवरी के समय काउंसल या डिस्चार्ज के समय ज्यादातर काउंसल कर दिया जाए कि ये कुछ चीजों का ध्यान रखें, तो जैसे ही ऐसा कुछ आउट ऑफ द रूटीन किसी मदर को लगे, और जैसे तृप्ति ने कहा, आई एम सॉरी आई गो बैक टू कॉलिंग हर फर्स्ट नेम बिकॉज शी इज अ डियर फ्रेंड, सो जैसे तृप्ति ने कहा कि लिसन टू योर बॉडी, वो बहुत बहुत जरूरी बात करी। हर इंसान का शरीर अलग होता है, और आपका शरीर आपको हमेशा बता देता है कि भाई मेरे साथ कुछ रूटीन से हटकर हो रहा है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करें। तो इन्फेक्शन के ये साइंस हैं, इनको एज सून एज आपको लगे कि मुझे ऐसा रूटीन से कुछ भी हटकर हो रहा है, तो प्लीज अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर अर्चना, जो भी आपने अभी अलार्मिंग साइंस मेंशन किए हैं, वो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं जरूर अपनी कंसिडरेशन में लें। और अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, जैसा कि डॉक्टर अर्चना ने आपको बताया है। अब मैं डॉक्टर नेहा आपसे जानना चाहूंगी, जब अभी डॉक्टर अर्चना ने बात की ब्रेस्ट फीडिंग की, तो अक्सर क्या होता है, जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो थोड़े अगर आप कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ शेयर करना चाहें और उनको कैसे वो मैनेज कर सकती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। राइट, सो ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग डेफिनेटली छोटे मोटे चैलेंजेस आना इज वेरी कॉमन, एंड आई ऑलवेज से दैट मोस्ट ऑफ देम आर टीथिंग ट्रबल्स, so most of them do settle down. That is the first thing I want to convey to all the breastfeeding mothers. So the first, सबसे common चीज सबसे पहले हम सुनते हैं वो होता है sore nipples. 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद ही यूजुअली काफी सारी मदर्स को निपल्स में क्रैक्स आने लगते हैं, और जब बेबी फीड करने की कोशिश करता है तो उनको लगता है कि दे कैन नॉट टॉलरेट द पेन। इट्स वेरी पेनफुल, क्योंकि निपल्स क्रैक हो जाते हैं, छिल जाते हैं,
उसके ऊपर से बेबी इज ट्राइंग टू सकल, तो वो पूरी सिचुएशन एक न्यू मदर को काफी एंग्शियस कर देती है. सो फर्स्ट हमें यहाँ ये समझना है कि सोर निपल्स का या क्रैक सोर निपल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है इम्प्रॉपर लैच. अगर आपका बेबी आपके ब्रेस्ट को निपल को प्रॉपर्ली लैच नहीं कर रहा है, देन दैट इज व्हाट लीड्स टू सोर निपल्स. ऐसा नहीं है कि सबको सोर निपल्स होनी है. सो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाय इंश्योरिंग अ प्रॉपर लैच. तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं आफ्टर योर डिलीवरी फॉर 2 to 3 days, जो यूजुअली लैक्टेशन काउंसलर्स या आपके डॉक्टर्स या बेबी के डॉक्टर यूजुअली दे विल एक्सप्लेन यू एंड हेल्प यू टू अटेन अ करेक्ट लैच. उसके बाद जब आप फॉलो अप के लिए अपने डॉक्टर के पास 1 हफ्ते बाद आते हैं, तब भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना लैच जरूर चेक कराएं. सो यू शुड विजिट द लैक्टेशन पर्सन या अपने डॉक्टर से, जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनसे चेक जरूर कराएं कि आपका लैच ठीक है कि नहीं. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम. द नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम इज यूजुअली पहले दिन या सेकेंड डे अ लॉट ऑफ मदर्स स्टार्ट कंप्लेनिंग कि हमारा मिल्क सप्लाई एडिक्वेट नहीं है, बेबी का पेट नहीं भर रहा है, बेबी इज नॉट हैप्पी. और ज्यादातर हम देखते हैं कि रिलेटिव्स जो होते हैं उन ज्यादा घबरा जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सबसे ज्यादा घबराते हैं. सो इसका पहला जवाब ये है कि फर्स्ट 1 or 2 days आपका मिल्क प्रोडक्शन कम ही रहेगा, बिकॉज जो आप प्रोड्यूस करोगे दैट इज गोइंग टू बी कोलेस्ट्रॉल. एंड वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि गॉड हैज मेड अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना. जितना आपकी बेबी की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी बॉडी उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करेगी. एंड पहले 2 दिन में बेबीज डोंट नीड अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, इफ द बेबी इज सेटिस्फाइड, अगर आपका बच्चा सो रहा है, रो नहीं रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि दैट मिल्क प्रोडक्शन इज एडिक्वेट. बट येस, अगर इफ योर बेबी इज क्राइंग इनकंसोलेबली, आपने फीड किया 15-20 मिनट फिर भी बच्चा रो रहा है, या फिर 1 हफ्ते में जितना वेट लॉस होना चाहिए उससे ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, देन डेफिनेटली इट कुड मीन कि आपकी सप्लाई एडिक्वेट नहीं. सप्लाई को ठीक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारी डाइट में गैलेक्टोगोक फूड्स होने चाहिए, मतलब फूड आइटम्स विच इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन. कॉमन गैलेक्टोगोक फूड्स आर ओट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सौंफ का पानी हो गया, वी से जिंजर गार्लिक, मिल्क, कर्ड, पपाया, प्लेंटी ऑफ वाटर, सेसमी यानी तिल. ये सब चीजें गैलेक्टोगोक फूड्स में आती हैं. सो इंश्योर कि ये सब चीजें आप डेली बेसिस में अपने डाइट में ले. ये सब चीजें इजीली हर किसी के घर पे अवेलेबल होती है. लॉट ऑफ मदर्स गेट इम्पेशेंट एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर सप्लीमेंट्स टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन. So definitely Ayurvedic and so many other supplements are available, but हमारी सारी international guidelines यही कहती हैं कि supplements don't really play a very great role in increasing milk production. Definitely थोड़ा बहुत help कर सकते हैं, I don't deny that, लेकिन सिर्फ supplement लेके milk production एकदम बढ़ जाए ऐसा नहीं होता. But still definitely if needed you can ask your doctor. काफी सारे supplements आजकल available हैं जो definitely आपको थोड़ा बहुत milk production better करने में help कर सकते हैं. Then another problem जो commonly हफ्ते 10 दिन बाद डिलीवरी के people start facing is engorgement. मतलब ब्रेस्ट बहुत हेवी हो जाते हैं. जैसे डॉक्टर अर्चना ने भी मेंशन किया कि ब्रेस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत इजीली हम इग्नोर कर देते हैं. पेशेंट को बहुत हाई फीवर हो रहा है एंड पेशेंट भी एंड समटाइम्स हम भी बहुत चीजें और सोचने लग जाते हैं, बट वी डोंट गो बैक टू द बेसिक्स कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट तो नहीं है. ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट इटसेल्फ कैन लीड टू फीवर. ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट क्यों होता है? सपोज आपका मिल्क सप्लाई सडनली 2-3 दिन बाद अच्छा एस्टैब्लिश हो गया, अब बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग गए, बट बेबी इज नॉट टेकिंग दैट मच मिल्क, तो ब्रेस्ट आपके हेवी होने लगते हैं, मिल्क इकट्ठा होने लगता है, इसलिए ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाते हैं. एक बार एंगॉर्ज हो गए तो इट्स अ विशियस साइकिल. पहले तो एंगॉर्ज ब्रेस्ट विल कॉज यू लॉट ऑफ पेन, फीडिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत अनकंफर्टेबल आप हो जाएंगे. तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है? पहले तो प्रिवेंशन. ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट ना हो इसके लिए आप ये करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि मिल्क बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ब्रेस्ट हेवी फील हो रहा है, बेबी ने फीड कर लिया, देन ऑल्सो द ब्रेस्ट आर हेवी, देन यू शुड पंप द मिल्क. सो पंपिंग कैन बी डन बाय मैनुअल पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, ये सब आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे. आजकल मिल्क स्टोरेज बैग्स अवेलेबल हैं, यू कैन स्टोर द मिल्क फॉर 6 months ऑल्सो इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट. तो उस मिल्क को स्टोर करें, मिल्क बैंक्स होते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं. सो आइडिया इज टू कीप योर ब्रेस्ट्स एज एम्प्टी एज पॉसिबल. सो देन कम्स, अगर हो जाए तो क्या करें? अगर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाए तो पहली चीज है घबराना नहीं है. अंडरस्टैंड इट्स वेरी कॉमन. हॉट फर्मेंटेशन कीजिए, गरम सिकाई, टेक अ बैग एंड रैप इट इन अ क्लॉथ एंड पुट ऑन योर ब्रेस्ट, और यू कैन डू हॉट फर्मेंटेशन बाय एनी अदर मीन्स. क्रोसिन या पैरासिटामोल भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट को कम करता है. एंड ऑफ कोर्स पंपिंग. सो दीज आर द दिस इज हाउ यू विल हैंडल एंगॉर्जमेंट. अगर आपने एंगॉर्जमेंट पे ध्यान नहीं दिया और आप उसको इग्नोर करते चले गए तो वो एब्सेस बन सकता है. सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स which I feel, and one and the most important problem is that a lot of mothers start getting depressed. Postpartum blues होने लगते हैं,
ब्रेस्ट फीडिंग से हैसल हो जाते हैं कि यू नो दे लैक स्लीप, सो नहीं पाते हैं, यू नो, एंड दे हैव टू लिटरली फीड द बेबी ऑल द टाइम. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. यू हैव टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली. जैसे आपकी डिलीवरी सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें. All the new mothers these days, young mothers, want to do everything in a very perfectionist manner. So I always tell them कि feed करो baby को and let your family members handle the rest of the things. आपको भी rest लेना जरूरी है, so that is important. And stay calm. If you are able to breastfeed, it's excellent. Please try it. But suppose because of some problems you are not able to breastfeed, do not get hassled. And if the partner support is very important. If you notice that your daughter or daughter-in-law or wife is getting depressed immediately after delivery, please consult your doctor and get this sorted out in time so that you don't suffer from all this. बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड अगर जो फीमेल है, जो मदर्स है, उनको फैमिली सपोर्ट मिलता है तो काफी चीजें उनके लिए इजी भी हो जाती हैं एंड वो बच्चे का भी ख्याल रख सकते हैं और अपना भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. डॉक्टर नेहा, मेरा आपसे एक और सवाल है. अभी हमने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की तो आपने काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मेंशन किया. एक और कॉमन चीज होती है कि कभी कभी क्या होता है कि मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे सो जाती हैं, तो क्या उससे बेबी पर कोई असर पड़ता है? सो यूजुअली मदर्स नहीं सोती हैं, यूजुअली बच्चे सो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम. बट हाँ, डेफिनेटली योर क्वेश्चन एक्सेप्टेड. अ टायर्ड मदर कैन फॉल ऑफ टू स्लीप व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग. सो सबसे बड़ा it's not a complication but something which is I would call common sense, that अगर आप सो गए तो the baby can just fall, isn't it? अगर आप बेबी को गोद में लेके किसी चेयर या काउच पे बैठे हैं जहाँ पे आपके पास adequate support नहीं है, the baby can fall. तो अगर बेबी को फीड करा दिया और फिर हमने अपराइट करके बर्प नहीं कराया तो बेबी कैन, then that can also be a problem, aspiration हो सकता है. So in that case, as we just said, कि एक मदर को सपोर्ट की बहुत जरूरत है. ब्रेस्ट फीड करने के बाद मदर को बेबी हैंड ओवर कर देना चाहिए, अगर हस्बैंड है, हेल्प है, घर पे पेरेंट्स हैं कोई भी, ताकि जो भी फैमिली मेंबर या हेल्प है वो बेबी को अपराइट करके बेबी को बर्प करा सके. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज बेबी वो मिल्क एस्पिरेट कर सकता है एंड ऑफ कोर्स द रिस्क ऑफ फॉलिंग. सो या दीज आर द टू थिंग्स. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा. डॉक्टर तृप्ति, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब बात करते हैं कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कितने टाइम के बाद जो मदर्स है वो अपने यूजुअल एक्टिविटीज जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर सकती हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल एक्टिविटी लेवल और एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फिजिकल फिटनेस. उससे एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं, स्लीप बेटर होती है, वेट लॉस में हेल्प मिलती है एंड इमोशनल हेल्थ बेटर होती है. चांसेस ऑफ डिप्रेशन कम होते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. बिल्कुल. तो जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश करनी चाहिए. एंड जो हम एक्सरसाइज रूटीन की अगर बात करें तो एक्सरसाइज रूटीन नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 6 वीक्स में हम सजेस्ट करते हैं कि आप स्टार्ट कर दीजिए. एंड सिजेरियन सेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 8 वीक्स में एक एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर देना चाहिए. सबसे पहले माइल्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग विच इंक्रीजेस फिटनेस लेवल, then breathing exercises and Kegel exercises. Kegel exercises बहुत important exercises हैं after delivery, particularly after normal vaginal delivery, because normal vaginal delivery में vagina की muscles बिल्कुल lax हो जाती हैं and patients को urinary problems काफी आने लगती हैं, urine bladder पे control अच्छा नहीं रहता. तो vaginal area की muscles को strengthen करने के लिए it's important कि Kegel exercises स्टार्ट कर दी जाए. इन एक्सरसाइजेस में आपको वेजाइनल मसल्स को स्क्वीज इन करना होता है एंड 10 के काउंट तक उसको होल्ड करके रखना है, देन रिलीज करना है. तो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 2 टाइम 10-10 के सेट्स में हम कहते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस करें. Then deep breathing exercises are very important, and then slowly and gradually अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आपको पेन नहीं है और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं महसूस कर रही हैं, तो you should increase your exercise level to yoga and stretching.
एंड पर्टिकुलरली अगर आप बैक पेन से सफर कर रही हैं तो पेल्विक टिल्ट्स एंड कैट काउ पोज आपको ऐड ऑन कर देना चाहिए. So, but if we talk about the core muscle exercise, जैसे कि abdominal exercise to tone up your muscles of your belly, उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप 3 months तक थोड़ा वेट करें और उसके बाद ही strenuous and belly exercises आप स्टार्ट करें. ओके ओके. डॉक्टर तृप्ति, अभी आपने मेंशन किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा कॉमन है. एंड डॉक्टर जब नेहा भी बात करी थी तो उन्होंने भी बताया कि मदर्स को यूजुअली डिप्रेशन जैसा एक स्टेट आ जाता है बिकॉज उनके पास बहुत सारी चीजें होती है हैंडल करने के लिए एक टाइम पर. तो उसको कैसे मदर्स मैनेज कर सकती है? कुछ अगर टिप्स आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ तो. देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए टिप्स मदर के लिए तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली फैमिली के लिए हैं. बिकॉज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे आती है एंड द मदर इज ऑलरेडी रिकवरिंग फ्रॉम द डिलीवरी का प्रोसेस और सिजेरियन के प्रोसेस से. तो फिजिकल रिकवरी भी उनकी चल रही होती है और उसके साथ एक बहुत बड़ी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होती है. एंड प्लस जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, they are also a great reason for changes in your psychological condition. Okay, so because of these hormonal fluctuations, depression, mood changes, irritability काफी बढ़ जाते हैं. तो फैमिली से पर्टिकुलरली कहना चाहूंगी कि पूरी तरह से सपोर्ट करें, बिकॉज स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें फैमिली सपोर्ट कर सकती है. अपनी वाइफ पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी वाइफ को एक प्रॉपर स्लीप टाइम प्रोवाइड करे. एंड फॉर दैट दे कैन डिवाइड द स्लीप टाइम कि आधे टाइम वाइफ अगर सो रही हैं तो पार्टनर विल टेक केयर ऑफ द बेबी फुल्ली. वाइफ को भी वो भी ऐसा कर सकती हैं कि मिल्क एक्सप्रेशन करके पहले ही स्टोर करके रख दें, सो दैट द फीडिंग पार्ट कैन ऑल्सो बी टेकन केयर बाय द family when the wife is taking rest. So and plus other responsibilities related to baby, taking care of baby, they should also be shared properly amongst the family members so that mother पे pressure कम होगा एंड डिप्रेशन के एंड मूड चेंजेस के चांसेस थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं. बट स्टिल हार्मोनल चेंजेस के फैक्टर्स हैं, तो वी आस्क द पेशेंट्स टू आइडेंटिफाई दोज साइंस कि आप कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही हैं. Basically, on postpartum visit, we do ask them if they are facing any emotional changes, particularly related to, क्या वो बिना बात के रोने का उनका मन करता है या मूड स्विंग्स होते हैं, या मूड स्विंग्स होते हैं बिना किसी कारण के. इफ दे फील लाइक क्राइंग, तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है. पर्टिकुलरली अगर ये परसिस्ट कर रहा है इवन आफ्टर 15 डेज, जैसे एक नॉर्मल पोस्टपार्टम मूड चेंजेस होते हैं वो 15-20 दिन के अंदर सेटल डाउन कर जाते हैं, बिकॉज जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं वो 15-20 दिन में सेटल डाउन कर जाती हैं. लेकिन अगर उसके बाद भी अगर एक्सेसिव क्राइंग स्पेल्स हैं और बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है, एंगर issues हैं, तो then we tell them to go for counseling and even take help from a professional psychiatrist if needed. So we need to address these changes and family को भी इस चीज का ख्याल रखना है कि कहीं इस तरह की कुछ सीरियस चेंजेस तो नहीं देख रहे हैं वो. बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर तृप्ति. डॉक्टर अर्चना, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जैसे डॉक्टर तृप्ति ने एक फिटनेस रूटीन हमारे साथ शेयर किया कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो मदर्स कर सकती हैं डिलीवरी के बाद, एंड कितना टाइम पीरियड का जो गैप है वो रखना बहुत जरूरी है. तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डाइट के बारे में. तो डिलीवरी के बाद ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मदर्स को एडवाइस करते हैं कि घी खा लो, डेट्स ज्यादा खाओ तो अच्छे से आप मतलब जल्दी आपकी हीलिंग होगी. तो थोड़ा आप हमें बताएं कि डाइट में उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शामिल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जिनको उनको पूरी तरह से अवॉइड करना है. अगर पोस्ट डिलीवरी कोई एक सिंगल मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू देखेंगे तो इवेंचुअली इट विल बॉयल डाउन टू द डाइट, क्योंकि यदि आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर कहेगा आप जो खाना है एज लॉन्ग एज इट्स होम कुक्ड, साफ सुथरा घर का पका हुआ, जो आप टॉलरेट कर सकते हैं आप सब कुछ खाइए. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी परिवार वाले दूध नहीं पीना, घी नहीं लेना, गुड़ के लड्डू लेने,
नट्स, सीड्स, बेरीज खूब सारी अवॉइड करनी है कुछ दिन तक, और उसके बाद रिबाउंड पे उनको ज्यादा खाना है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जो लड़कियां बिल्कुल उलझ जाती हैं। डॉक्टर हैज बिल्कुल समथिंग एल्स टू से, फैमिली ने कुछ और कहानी सुनानी होती है, जापा अगर है तो वो एक थर्ड डायमेंशन देगी उसको। तो बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल, कंट्रोवर्शियल इसलिए कि देयर इज नो क्लियर दिस टू से कि ये खाना बहुत अच्छा, ये खाना बहुत बुरा। एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि जो आप प्रेगनेंसी से पहले खा रही हैं उसमें आप लगभग 500 कैलोरीज का एक्सेस ऐड करेंगे लैक्टेशन वाले पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए। अब ये जो 500 कैलोरीज का एक्सेस है दैट कैन कम फ्रॉम एनी गुड नरिशिंग फूड। प्रोटीन से आ सकता है, मिनरल रिच फूड से आ सकता है, फाइबर रिच फूड से। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फाइबर रिच फूड इंक्लूड करना है जो अक्सर लड़कियों को नहीं दिया जाता। पतली दाल, खिचड़ी, घिया, तोरी, टिंडा, ऑल दीज आर गुड फूड्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरे खाने हैं, पर इसके साथ साथ एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, एक कैल्शियम के नीड को सप्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है, वाटर इनटेक को सप्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मल इंडियन डाइट, जो एक नॉर्मल इंडियन किचन में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, उसका सब कुछ जुडिशियसली यूज करना। नॉन वेजिटेरियन फूड खाने में कोई मनाही नहीं है, एग्स की यूज में कोई मनाही नहीं है, घी की जुडिशियस यूज में, दूध की जुडिशियस यूज में बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। ना ऐसा कोई टांका है जो घी, दूध, दही लेने से खराब होता है, ना ऐसा कोई गला है जो संतरा खाने से खराब होता है। सो बहुत सारे चीजें हैं जो बहुत मिथ्स है इस डाइट को लेकर। गोंद के लड्डू खाना बहुत अच्छी चीज है, बट क्योंकि गोंद में अपने न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जो लड्डुओं में ट्रेडिशनली जाता है दैट इज आटा, जो मखाने यूज होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, सम अमाउंट ऑफ घी। घी इज समथिंग व्हिच हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, बट घी इज नॉट द ओनली पेनिसिया कि बस आपको बच्चा हुआ तो बस चम्मच के चम्मच घी के डाल के आप खाते जाओ। दैट going to contribute to indiscriminate weight gain. So लड्डू का अपना मेरिट है, पंजीरी का अपना मेरिट है, पर इन मॉडरेशन। दूध, बहुत ज्यादा लोगों को घबराहट होती है कि यदि हम दूध पी लेंगे तो हमारे टांके खराब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। मिल्क का न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत है, कैल्शियम रिच है, आपका लैक्टेशन बढ़ाने में मदद करता है। जैसे नेहा ने कहा, बहुत सारा फूड्स शी आइडेंटिफाइड विच आर आउटस्टैंडिंग गैलेक्टोगॉग्स। जीरा हो गया, हरी मूंग की दाल हो गई, सब तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। अब बहुत सारी लड़कियों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पोस्टपार्टम पीरियड में ट्रेडिशनली नहीं दी जाती, विच इज जो अच्छा नहीं है। आप पूरा मतलब इतना ब्लड लॉस एक नॉर्मल डिलीवरी में होता है कि उसको सप्लीमेंट यदि आप अच्छी तरह से खूब अच्छे से पालक, केल, बथू, ये सब चीजें लें, घिया, तोरी, टिंडे भी ले, अच्छे ब्रोकली ले, खूब बढ़िया सी सब्जियां, स्पेशली जाड़े के मौसम में तो बहुत अच्छी सब्जी अवेलेबल होती है। सो अच्छा होम कुक्ड नरिशिंग घर का खाना, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम रोटी नहीं दे सकते। रोटी विद इट्स फाइबर कंटेंट बहुत यूजफुल फूड है। बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट डिलीवरी कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन में दाल का रोल अच्छा है, फ्रूट्स का बहुत अच्छा रोल है, सैलड्स का बहुत अच्छा रोल है। रोटी में यदि आप थोड़ा सा गेहूं के आटे में जौ डाल दें, सोया डाल दें, चने का आटा डाल दें, तो उसका फाइबर कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट सब कुछ बढ़ जाता है। सो ऐसे नॉर्मल इम्प्रोवाइजेशन करके एक अच्छा डाइट स्ट्रक्चर करना। वैसे आजकल हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस अवेलेबल होती हैं जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छी डाइट्स एडवाइस करती हैं, पर एक रूल ऑफ थंब यही होना चाहिए कि 500 कैलोरीज बढ़ जाए और सब तरह के फूड ग्रुप्स आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में, वो टारगेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड फूड है, लड्डू, पंजीरी, उनके अपने बहुत एडवांटेजेस हैं, पर इन्हीं पे आप दिन में 6 लड्डू यदि खा लेंगे तो ऑब्वियसली उसका कैलोरी कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि यू माइट एक्चुअली एंड अप डूइंग योरसेल्फ मोर हार्म देन गुड। तो जुडिशियस यूज हर तरह के फूड ग्रुप का, और आप क्योंकि फीड कर रहे हैं बच्चे को, बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, फीडिंग के दौरान एक सडनली लगता है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है और बहुत
टिपिकली मदर्स आके बोलती कि मुझे पेट में ऐसे स्ट्रेचिंग या ड्रैगिंग फीलिंग हो रही है, तो उसके लिए एक तो मील जो भी आप फीड करने बैठे उससे पहले हैव अ मिल्की ड्रिंक या फ्लूइड इनटेक बढ़ा दें अपनी उस टाइम पे। एक छोटा सा स्नैक अपने पास रखने, लाइक कीप अ नरिशिंग स्नैक, मखाने रख लो, कोई फ्रूट रख लो, सीड्स रख लो, नट्स रख लो, बेरीज रख लो, ये थोड़ा सा रख लो, और ड्यूरिंग लैक्टेशन इनको छोटी छोटी क्वांटिटी में लेते रहें, तो उससे आपका एक्सेसिव वेट गेन भी नहीं हो रहा, सारे अच्छा फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, एंड योर मतलब कि आपका बॉडी का एनर्जी लेवल भी स्टेप्ड अप है। प्लस इन सब फूड्स का अगर आप देखें तो जैसे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, बेरीज हो गए, they have a good role to play in postpartum mental health, postpartum physical health. So इन सब फूड ग्रुप्स को इनकरेज करना चाहिए हमें लैक्टेटिंग मदर्स में। बिल्कुल। आई थिंक डॉक्टर अर्चना, आपकी बात सुन के जितनी भी न्यू मॉम्स है वो काफी रिलैक्स्ड हो गई होंगी कि एटलीस्ट उनको पता है कि वो खा सब सकती हैं, बस उनको एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है, एंड जो भी चीजें खाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, प्रॉपर इंटरवल्स में खाएं। थैंक यू सो मच ये इनसाइट हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। अब डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम चेकअप्स की, ठीक है, तो वो चेकअप्स कितने इंटरवल में कराने चाहिए, और जब न्यू मॉम्स जब चेकअप्स कराने जाएं तो उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेक श्योर करना बहुत जरूरी है? अगर हम पोस्टपार्टम चेकअप्स की बात करें, सो पोस्टपार्टम पीरियड, एज वी ऑल मेंशन, कि इट्स आफ्टर द डिलीवरी एंड अंटिल 6 वीक्स, ये हमारा मेजर पोस्टपार्टम पीरियड होता है। तो जो आपका फर्स्ट पोस्टपार्टम चेक होगा, यूजुअली इट इज 7 days आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। बट ऑफ कोर्स अगर आपको कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि डॉक्टर तृप्ति एंड डॉक्टर अर्चना ने मेंशन भी किए थे, फीवर हो रहा है, कोई इन्फेक्शन का साइन हो रहा है, स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप अपने विजिट को प्रीपोन करेंगे। जब आप फर्स्ट विजिट के लिए आएंगे तो डॉक्टर्स हम यूजुअली आपके स्टिचेस चेक करेंगे, एंड वील चेक फॉर अदर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, आपके ब्रेस्ट को चेक करेंगे, कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग वगैरह उसके चेक करेंगे, चेक होती है। एंड हम यूजुअली रूटीन पोस्टनेटल एडवाइस में हम डाइट के बारे में बताते हैं, जो डॉक्टर अर्चना काफी डिटेल में बता चुके हैं। भी काफी न्यू मदर्स का फर्स्ट विजिट पे ही हमसे क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज, एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि आपके पास कितना टाइम है अभी, जो आप एक हफ्ते बाद एक्सरसाइज के लिए पूछे। तो डॉक्टर तृप्ति हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि रेस्ट टू योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड यूजुअली हम आपके प्री प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन जो आप ले रहे थे, उन्हें कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विजिट होता है वो 6th वीक पे होता है, जब व्हेन योर बेबी इज 6 weeks ओल्ड। बट आजकल न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर पेशेंट्स को कोई भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ब्लूज, इन सब के साइंस हैं, कोई भी इशू अदरवाइज आ रहे हैं, तो वो विजिट हम 1-2 हफ्ते प्रीपोन भी कर सकते हैं। So there is no fixed time, but 6 week is advisable, can be preponed by 1 to 2 weeks if necessary. 6 week में आपको finally हम देख के we declare that now 6 weeks are over, आपका postpartum period healthy था। कुछ और special advices अगर देनी होती हैं, exercise, diet, same thing continues, breastfeeding के बारे में we give some advice। तो यही mainly postpartum checkups होते हैं। एंड जिन भी पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में सपोज हाई थायराइड, TSH हार्मोन लेवल्स थे, या हाई शुगर था, किसी को बाइल एसिड ज्यादा थे, लिवर फंक्शंस डिरेंज थे, तो ये सब हम 7th डे वाले विजिट पे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जब आप 6th वीक पे या 5th वीक पे हमारे पास आए, तो ये सब टेस्ट, जो प्रॉब्लम्स आपको, वो वाले टेस्ट पैरामीटर्स रिपीट करके एक बार दिखाएं, ताकि हम आपको एडवाइस कर सकें कि 6th वीक के बाद आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड इश्यूज, लिवर इश्यूज, उनको किस तरह से हैंडल करना है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। डॉक्टर तृप्ति, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर अर्चना ने भी मेंशन किया था कि वेट, मतलब जो मदर्स होती हैं वो काफी ज्यादा उनका वेट गेन हो जाता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, जो उनका पीरियड होता है वेट गेन हो जाता है, एंड ऐसी बहुत सी मदर्स हैं जो वर्किंग भी होती हैं, तो डिलीवरी के बाद कितने टाइम का उनको गैप लेना चाहिए एंड वो अपने काम पे वापस जा सकती हैं, और वेट कैसे वो अपना मैनेजमेंट कर सकती है? आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर इसी क्वेश्चन में दे दीजिए। देखिए, डिलीवरी के बाद ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली 2 कंडीशन है, एक तो मदर की अपनी हेल्थ, और एक बेबी की टेक केयर करने के लिए उसके पास क्या सपोर्ट है, उस पर भी डिपेंड
करता है। नॉर्मली जॉइंट बैक करने के लिए बिकॉज बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और आजकल मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में अप टू 4 मंथ्स की मैटरनिटी लीव तो अवेलेबल होती ही है। तो बिकॉज ऑफ द बेबी केयर आई वुड सजेस्ट कि दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ बेबी इन द इनिशियल मंथ्स एंड 4 मंथ्स के बाद ही ज्वाइन करें। आइडियली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक चलती है, बट इफ दे हैव सपोर्ट एट होम तो वो मिल्क को स्टोर करके रख के जा सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके, जो कि उनके एब्सेंस में यूज किया जा सकता है। सो डिपेंड करता है कि उनको कितना लीव मिल रहा है और कितना बट एज फार एज हेल्थ ऑफ द मदर इज कंसर्न 6 वीक्स के बाद ऑलमोस्ट रूटीन एक्टिविटीज सब कुछ स्टार्ट की जा सकती हैं, एक्सेप्ट फॉर द लिफ्टिंग हैवी वेट और डूइंग हैवी एक्सरसाइजेस। उनको छोड़ के 40 दिन के बाद मोस्टली सारी रूटीन एक्टिविटीज मदर स्टार्ट कर सकती हैं। And your second question was weight management. Yeah. So this is a very important topic actually because हमने देखा है कि डिलीवरी के बाद जो वेट गेन रहता है उससे मोस्टली more than 90% of the women are very they feel very helpless because उनके पास समय भी नहीं होता to take care of themselves, एक्सरसाइज करने का भी समय नहीं होता है। डाइट में हम लोगों के इंडियन डाइट के ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि जो अभी खाना हम लोगों को रूटीन में मिलता है या जो भी हम बचपन से खा के बड़े हुए हैं, दैट इज अ वेरी हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड। कार्ब्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है इंडियंस की डाइट में, तो उसकी वजह से और पर्टिकुलरली आफ्टर डिलीवरी तो कार्ब्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, कार्ब्स एंड फैट का इंटेक काफी बढ़ जाता है। सो टू रिड्यूस वेट सबसे पहले तो हमें इन ट्रेडिशंस को और मिथ्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग विद ईच एंड एवरी पेशेंट कि जो भी उनके मिथ्स हैं उनको हम ब्रेक करें और हम उनकी डाइट में फाइबर और प्रोटीन, जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने कहा, किसी भी तरह से उनका कंटेंट बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कम करें, पर्टिकुलरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कम करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड मीन्स जो कि साबुत अनाज है या जो फाइबर रिच फूड है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, तो ऐसे फूड को हम बढ़ाएं और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड को कम करें। तो बेसिकली पोस्टपार्टम पीरियड में बिकॉज मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, हम क्वांटिटी ऑफ डाइट, उनका क्वांटिटी ऑफ फूड कम नहीं करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज कि वी शुड वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड दैट दे आर टेकिंग। एंड क्वालिटी ऑफ फूड में उनको अपना टोटल कैलोरी तो मैनेज करना ही है, जैसे कि ऑलमोस्ट 2500 कैलोरीज उसे लेना है पर डे। पर द फॉर्म ऑफ फूड शुड बी या तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों या प्रोटीन्स हों जिनका कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम रहता है और वो आपके शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करते। फैट्स में भी हेल्दी फैट्स का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नट्स का, चिया सीड्स का, फ्लैक्स सीड्स का, जिसमें कि ओमेगा 3 मिलता है, और अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। पर कार्ब्स का इंटेक, मीठी चीजों का इंटेक को डेफिनेटली हमें बहुत रिड्यूस करना है। और जो ये लड्डू हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जाते हैं, दे आर सिंपल शुगर, उसमें बहुत मीठा होता है और उससे एकदम से शुगर लेवल स्पाइक करते हैं और वेट पुट ऑन करते हैं, इंसुलिन लेवल बढ़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पोस्टपार्टम मदर्स हैं वो प्रॉपर एक डाइटिशियन के साथ बैठें और पूरा अपना डाइट डिजाइन करवाएं कि उनको क्या क्या फूड लेना है जिससे कि उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, फाइबर इंटेक अच्छा हो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो फूड लें। सैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं, घी अच्छा है लेकिन एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अच्छा है। बहुत एक्सेस घी जो हमारे घरों में खिलाया जाता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है पोस्टपार्टम पीरियड के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी यू कंटिन्यू। या बेसिकली डाइट कंट्रोल करके आप वेट लॉस कर सकती हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताई। बिल्कुल, 6 weeks onwards you can start. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर तृप्ति, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा।
आज आपने हमें और हमारे जितनी भी ऑडियंस है उनके साथ पोस्टपार्टम केयर पर इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन शेयर की, काफी सारे टिप्स आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NPT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।